ध्यान से इन बातों को समझ लीजिए, क्योंकि आपने पिछले 50 साल में यही सुना होगा कि दक्षिण दिशा का घर जो है वो सबसे खराब है। दक्षिण दिशा में बीमारियां, दक्षिण दिशा में कोर्ट केस, दक्षिण दिशा में जाकर लोग सुसाइड कर जाते हैं। करते होंगे जिनका राहु या शनि खराब होगा, लेकिन कुंडली में अगर उच्च का मंगल है, वो भी योग कारक, वो भी दशम स्थान में, ध्यान से नोट कर लीजिए, दशम स्थान में योग कारक मंगल पहुंच जाए, दक्षिण दिशा उसको राजा बना देती है। और आज भी बड़े बड़े सिटीज हमारे देश के भी, पूरे वर्ल्ड के भी, जहां जहां की हमें जानकारी है, साउथ कॉलोनी, साउथ सिटी, साउदर्न जो साइड है, साउथ दिल्ली भी मैंने सुना है, प्रधानमंत्री का भी साउदर्न ब्लॉक ही है जो, हमने सब इनके ऊपर सर्च की है कि वो इतने ज्यादा वहां पर लोग फलते फूलते हैं। साउथ सिटी के नाम से जो जो एरिया बनते जा रहे हैं, वो एरिया ही महंगे हो जाते हैं। उन एरियो के अंदर बहुत बड़े बड़े बंगले, घर बनने लग जाते हैं। जमीन की वैल्यू बिल्कुल साथ वाले एरिया की कम होती है, साउथ सिटी की ज्यादा हो जाती है। ये सारा खेल मंगल ग्रह का है, योग कारक मंगल का, उच्च के मंगल का। तो ये एक वहम है कि ये साउथ का जो दरवाजा होता है ये गड़बड़ पैदा करता है। ये सारा ग्रह का खेल है। हाँ, आपकी कुंडली में राहु अष्टम हो, शनि अष्टम हो, मंगल कमजोर हो, तो फिर मैं भी कहूंगा कि भाई साउथ के घर में मत जाइएगा। 8वें घर में राहु, 8वें घर में शनि और इनसे बचाने वाला मंगल कमजोर हो कुंडली में, तो दक्षिण दिशा परेशान बहुत कर देती है। तो अगर मंगल बढ़िया हो, दक्षिण दिशा भी राजा बनाती है। इसके विषय में आपकी कुंडलियां बताएंगी। इसलिए जब भी घर खरीदना होता है, एक बात का ख्याल रखा कीजिए, हर एरिया में, हर कॉलोनी में साउथ फेस वाला घर सबसे बाद में बिकता है और सस्ता सा बिकता है। ये वहम के कारण लोगों ने उस दिशा के ऊपर एक ब्लैक पैच लगा दिया है। अगर आपको सस्ता कोई साउथ फेस का घर मिल रहा हो, ध्यान से आप सुन लीजिए बात को, जो नई कॉलोनी कटते हैं ना, उसमें कहेंगे ये वाले पड़े हैं, नॉर्थ और ईस्ट बिक गए हैं, साउथ वाले पड़े हैं। पहले शुरुआत करते हैं जानबूझकर कॉलोनाइजर, हालांकि नॉर्थ ईस्ट उनके पास पड़े होते हैं। पहले वो सोचते हैं कि साउथ बेच दें किसी तरीके से। अगर आपको साउथ फेस घर मिल रहा हो, सस्ता मिल रहा हो, तो कुंडली जरूर चेक करवा लीजिएगा। अगर वो सूटेबल हुआ आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बताऊंगा झट से इसको खरीद लो, सारी कॉलोनी से अमीर हो जाओगे। खेल आपकी कुंडली में छुपा होता है, यहां से तो मैं आपको टिप्स दे सकता हूं। ठीक है, ये भी मंगल का ही एक टिप है कि योग कारक हो मंगल, दक्षिण दिशा के स्वामी हैं, उच्च हो मंगल, साउथ फेस में भी आदमी राजा बनता है, तो डरिएगा मत। ठीक है, अग्नि का कारक भी है मंगल। मंगल ही है जिसके विषय में यह कहा जाता है कि कुंडली के सप्तम भाव को प्रभावित कर दे तो मैरिज लाइफ परेशानी भरी रहती है। 7th हाउस शादी का होता है। मंगल अगर लगन से, चौथे घर से, 7वें घर से, 8वें घर से या 12वें घर से स्थित होकर मांगलिक योग बना दे, तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है, यह भी कहा जाता है। जबकि मैंने कल एक पोस्ट डाली थी मांगलिक के विषय में, शायद आपने, कुछ लोगों ने उसको पढ़ा होगा। तो मैंने ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी कि 7वें घर में तो सूर्य भी शुभ नहीं होता। दोनों मंगलिक हों, गुण मिलते हों, अकेला सूर्य डाइवोर्स करवा देता है। 7वें घर में राहु शुभ नहीं होता, केतु शुभ नहीं होता, दोनों मंगलिक हों, गुण मिलते हों, राहु या केतु की दशा में डाइवोर्स मैंने देखे हैं होते हुए। 7वें घर में तो चंद्रमा शुभ नहीं होता, सबसे सौम्य ग्रह जिसको कहा गया है। उस घर में सास बहू की कभी बनी नहीं जिसके 7वें घर में चंद्रमा हो या चंद्र के चौथे घर में शुक्र हो। 7वें घर में तो शनि चला जाए तो मैरिज लाइफ को जल्दी फिनिश कर देता है। तो मैंने एक पोस्ट लिखी थी कल या परसों, शायद आप लोगों ने पढ़ी हो। मैंने कहा कि इस मंगलिक को भी अब छोड़ दो, क्योंकि बाकी ग्रह भी तो 7वें घर में डाइवोर्स या परेशानियां पैदा कर ही देते हैं जब उनकी दशा अंतरदशा आती है। तो मंगलिक के कारण लोग बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते गवा बैठते हैं।
इसलिए जब सारे ग्रह खराब करते हैं उस घर में अपनी दशा अंतर दशा में, तो अकेले मंगल के कारण रिश्ते क्यों छोड़ने अगर बढ़िया मिलते हों। बाकी कुंडली के अदर मैचिंग पॉइंट्स बहुत जरूरी होते हैं आज के युग में। अब मेरा ना सारा सब्जेक्ट कहीं चला जाता है। आज के युग में जब भी हम कुंडली मिलान करते हैं, नाड़ी दोष जो है ना, नाड़ी दोष वो देखना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जितने बच्चे डाउन सिंड्रोम पैदा होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे, अपंग बालक, ब्रेन से कमजोर, कितने बच्चे ब्रेन से कमजोर, उन सब के माता पिता का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। सुन लीजिए ध्यान से। एक तो हम लोगों ने उस गोत्र सिस्टम को ही छोड़ दिया है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने 6-6, 7-7 गोत्र छोड़कर विवाह करने का निर्देश दिया था। हमने उसको छोड़ दिया है। आज हम कम से कम केवल माता और पिता के गोत्र पर आ गए हैं, और बहुत सारे लोग उसको भी छोड़ते हुए जा रहे हैं। इसलिए ये जो एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का फैक्टर डिस्टर्ब हो रहा है, ये एक साइंटिफिक थ्योरी है। देखिए, हजारों 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 वर्षों पहले ऋषि मुनियों ने नाड़ी दोष बोलकर और एक ही गोत्र में शादी से रोककर ये बता दिया कि उन्हें ये एक्स और वाई क्रोमोसोम्स की कितनी बड़ी जानकारी थी। जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा नहीं होते थे। आज हर चौथा बच्चा अपंग आ जाता है। तो कुंडली में छुपा हुआ है अष्टकूटों में सबसे नीचे 8 पॉइंट वाला नाड़ी दोष। इसे सबसे ज्यादा कीमती समझना चाहिए, मंगलिक से भी ज्यादा, क्योंकि मंगलिक हो ना हो, सूर्य चंद्र मंगल शनि राहु केतु भी डाइवोर्स करवा देते हैं। मंगलिक तो करवाता ही है, वो भी करवा सकते हैं अगर कुंडली में 7वें घर में नीच हो, वक्री हो, क्रूरता से देख रहे हो। वो मंगलिक के चक्कर को तो मैं कोशिश करूंगा सबको आगे आगे यही बताता जाऊं कि मंगल के अलावा बाकी ग्रह भी आपके नुकसानकारी हैं 7वें घर के लिए। लेकिन नाड़ी दोष का तो विशेष ख्याल रखा कीजिए। इसीलिए एक ही गोत्र में शादी करने से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे महर्षि पराशर जी ने मना किया हुआ है, और आज साइंस उसके ऊपर स्टैंप लगा रही है कि जब किसी के घर में बच्चा ब्रेन डिसऑर्डर वाला पैदा हो जाता है, फिर बच्चे का नहीं टेस्ट लेते, उसके माँ बाप का ब्लड टेस्ट लेते हैं। उन्हें बताते हैं कि आपका ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, आपके बच्चे ऐसे ही पैदा होंगे, और वो सारा खेल नाड़ी दोष में छुपा हुआ है। तो ये बात आप जरूर नोट कर लीजिए। डाइवोर्स तलाक तो होने ही है सबके, वो तो जो आगे आने वाले हालात दिख ही रहे हैं। लेकिन वंश वृद्धि अगर वो भी मेंटल डिसऑर्डर पैदा होगी तो समझ लीजिए सारा फैब्रिक खराब हो जाएगा समाज का। तो ये चीजें कुछ आप मेरी बात तो गोचर की चल रही होती है, बीच बीच में जो चीजें समझ आती हैं मैं प्रयास करता रहता हूँ आपको ये भी बता दूं। सो अष्टकूट यानी कि 8 तरह के हम पॉइंट्स चेक करते हैं, उनमें नाड़ी दोष की सबसे अधिक वैल्यू होती है जब कुंडली मिलान किया जाता है। ये बहुत जरूरी चीज है, इसे आप लोग ध्यान से जरूर देख लिया कीजिए। चाहे बच्चे लव मैरिज कर रहे हो, मंगलिक हो या ना हो, लेकिन नाड़ी दोष का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, तब जाकर अगली संतान एक्टिव पैदा होगी, अगली संतान इंटेलिजेंट पैदा होगी। ये सारी स्थितियां हमारे ऋषियों को पता थी। आचार्य चाणक्य जी ने एक ही परिवार में 3 चक्रवर्ती सम्राट स्थापित कर दिए थे। 3 चक्रवर्ती सम्राट, मौर्य वंश बना दिया था उन्होंने। जंगल में खेलते हुए एक बच्चे चंदू को उन्होंने पहचान लिया कि इसके अंदर राजा बनने के गुण हैं। चंदू की माता मौरा थी जो बकरियां चरा रही थी। आचार्य चाणक्य जब जंगल से गुजर रहे थे तो उसने चंदू को खेलते हुए देखा कि वो पत्थर के ऊपर ऐसे राजा बनकर बैठा है, छोटे छोटे बच्चों की फरियादें सुन रहा है। ध्यान से समझ लीजिए। उन्होंने उस चंदू नामक बालक के अंदर के गुण को पहचाना और माता से उसे ले लिया अशरफियां देकर कि ये बालक मेरे सुपुर्द कर दो, मैं विष्णुगुप्त चाणक्य हूं। तो माता गरीब बहुत थी उसकी,
बकरियां चराती थी। उसने जब सोने की अशरफियां देखी, उन्होंने कहा ले लीजिए महाराज, ये बेटा आप ले लीजिए, मुझे अशरफियां दे दीजिए, हमारे घर में रोटी पक जाएगी। आचार्य चाणक्य ने चंदू को चंद्रगुप्त और उसकी माता मौर्य के नाम से मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक। इन 3 पीढ़ियों में वो जो हमारे 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार सबसे पहला संस्कार है, वो लिखा हुआ है। उसको समझकर उन्होंने सम्राट के घर में सम्राट के घर में चक्रवर्ती सम्राट पैदा करवा दिया था। इसे कहते हैं नाड़ी दोष का कमाल। तो ये बहुत जबरदस्त हमारे 16 संस्कारों में गर्भाधान संस्कार है। छोटी सी पतली सी किताब है, जरूर ले आइए, जरूर ले आइए, उसे समझने का प्रयास कीजिए। नहीं समझ आता तो अपने आसपास किसी एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट से उसे सीख लीजिए कि ये 16 तरह के संस्कार क्या हैं। उसी में है वो धर्म, अर्थ और काम मोक्ष, जो मैंने आपको एक दिन बताया था कि किस प्रकार हमें पहले धर्म यानी कि स्टडी में जाना चाहिए, अर्थ फाइनेंस में, काम यानी कि फैमिली में, मोक्ष यानी कि रिटायरमेंट में जाना चाहिए। तो वो अगर क्रम टूटता है कि हम स्टडी के बाद सीधा मैरिज में चले जाएंगे तो फेल हो जाएंगे लाइफ में। 16 संस्कार की किताब ले आइए, आपके बहुत काम आने वाली है। तो नाड़ी दोष के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है, बात तो मंगल की चल रही है। तो दक्षिण दिशा में बता रहा था आपको, मंगल की है, किसी ने लिखा भी है कुछ, मैंने देखा था, एक मैसेज आया था, गुरुजी माय हाउस साउथ फेस है, गुरुजी लगन में ही मंगल, सूर्य, बुध, चंद्रमा भी है। चलो बहुत अच्छा है, अगर आप वहां पर फल फूल रहे हैं तो बढ़िया रहेगा। क्रूर ग्रह है मंगल, अग्निकारी है। अब मंगल के साथ संबंध किसका है? सगे भाइयों का संबंध मंगल ग्रह के साथ है, पक्के दोस्तों का संबंध मंगल ग्रह के साथ है, हमारे पड़ोसी का भी संबंध मंगल के साथ होता है कहीं ना कहीं। जो लोग हमारे हम उम्र हुए, हमारे कजन्स हुए, हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलने वाले, इनमें मंगल ग्रह का ही रूप होता है। लोगों के परिवार में, पड़ोस में, जीवन में, अपने दोस्तों, मित्रों, भाइयों के साथ अगर अनबन हो तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुंडली में मंगल छुपकर वार कर रहा है। उसमें भी उपाय के माध्यम से सुधार करना चाहिए। मंगल जो होता है वो ब्लड का कारक है। अभी देखना 7 जून के बाद कैसे लोगों को ब्लड की बीमारियां निकलनी है। 7 जून के बाद बीपी कैसे हाई हो जाएगा देखिएगा। 7 जून के बाद बहुत सारे जख्मों से खून रिसने लग जाता है, ऐसा आपको दिखाई देगा। चोट लगने से खून बाहर आ जाता है बॉडी से, एक्सीडेंट होने से, कट लगने से, सर्जरी होने से, डिलीवरी टाइम ब्लड का लॉस हो जाता है लेडी का। 7 जून के बाद ये सब चीजें रिस्क में जाने वाली हैं, क्योंकि मंगल जब वक्री होता है ना, जैसे मैंने अभी बताया गुरु वक्री है इस समय 4 फरवरी तक, तो जमीन से बृहस्पति की चीज बाहर आकर उछल रही है। सोने का भाव 80,000 के आसपास घूम रहा है, बार बार मैक्सिमम टच कर रहा है ना, वक्री हो गया। ऐसे जब मंगल वक्री होगा तो लाल चीज बाहर आके अब उछलेगी। इसमें तांबे का रेट बढ़ सकता है, कॉपर का, इसमें हमारे ब्लड का लॉस हो सकता है, इसमें हमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ब्लड कैंसर, जो भी जहां भी ब्लड का नाम आ गया बीमारी में, वो अभी बढ़ेंगी थोड़े दिनों में। सबसे ज्यादा जो आम बात है वो है बीपी, हाई बीपी, खासकर हाइपरटेंशन बढ़ेगी, क्योंकि मंगल तो अग्नि है, भड़केगी, क्रूर होगा। अब यही मंगल जब क्रूर होगा तो युद्धों की भी कहीं ना कहीं हमें बातें सुनने को मिलेंगी कि कोई युद्ध भड़क गया है, किसी के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है। क्योंकि ये पड़ोसी की बात की है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के पड़ोसी देश के ऊपर भी कोई ना कोई अब समस्या आने वाली है, मंगल वक्री भी और नीच भी। तो आपके सामने आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ चीजें सामने आती जाएंगी। इन ग्रहों की बातें हमारे साथ जब हम डिस्कस करते हैं तो फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कैसे मैंने आपको प्रयास किया था कि मंगल अग्नि का कारक, मंगल ब्लड का कारक, मंगल सगे भाइयों का कारक, मंगल बीमारियों का कारक। अब जब बीमारी की बात मैंने कर ही दी है तो मंगल चाहे देव लगन चाहे दैत्य लगन, वक्री तो सबके लिए हो रहा है, नीच भी सबके लिए हो ही रहा है। इसके लिए स्पेशल एक दान मैं आपको बताने वाला हूं, चाहे वो
देव श्रेणी हो जिसमें हम लोग मूंगा धारण करते हैं, रेड वाला ये देखिए, चाहे वो दैत्य श्रेणी हो, हम सबको लगभग 7 जून तक हम सबको उस चीज की डोनेशन करते रहना चाहिए ताकि रक्त संबंधित, ब्लड संबंधित बीमारियों से बचे रहें। सिम्टम जरूर आएंगे, सिम्टम डॉक्टर की टेस्ट में बहुत कुछ आने वाला है आप सबके, डरना मत। साबुत मसूर की दाल दान करते रहना, बस याद रख लीजिए। या फिर खट्टी लाल चीज भी दान कर सकते हैं, जैसे टमाटर होते हैं, चटनी होती है। ये टेंशन को, ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को, ब्लड कैंसर को, बाकी तो चलिए अपनी रिपोर्ट भी आप चेक करवाइएगा जरूर, लेकिन इससे ये जो दान मैं आपको बता रहा हूं ना, रेड लाल मसूर होते हैं साबुत, वो खाना मत इन दिनों में, नहीं तो और ज्यादा हाइपरटेंशन बढ़ा देते हैं। उसे दान कीजिएगा। दान किसको करिएगा? मेहनत कश को, उसको चाहिए होता है, उसकी एनर्जी लॉस होती है कुल्हाड़ी चला चला के, फावड़ा चला चला के, सिर के ऊपर बोरियां उठा उठा के, ईंटें सीमेंट रेत उठा उठा कर। उसे डोनेशन करना शुरू कर दीजिए, उसका मंगल ठीक हो जाएगा, उसे पाकर आपका मंगल ठीक हो जाएगा, उसे डोनेट करके, याद रख लीजिए। तो ये चीजें प्राकृतिक रूप से भी हमें उपाय का एक लाभ देती हैं। देव श्रेणी वाले जो लोग हैं उन्हें मूंगा धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि आपका अच्छा ग्रह कमजोर है, नीच है, वक्री है। मेष, वृश्चिक जैसे मैं स्वयं हूं तो लाल रंग का धागा बांधा हुआ है, लाल रंग का मूंगा, माणिक मैंने ये रेड कम्युनिटी में आ जाते हैं, यूज करने पड़ेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा हमें रेड इफेक्ट्स को यूज करना पड़ेगा। देव श्रेणी है तो हनुमान जी की प्रतिमा को लाल करना चाहिए, क्योंकि मंगल का वक्री होना या नीच होना हमारे लिए तो कमजोर हो गया हमारा अच्छा ग्रह, और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। दैत्य श्रेणी है तो मैंने आपको बता दिया था, कार्तिकेय जी का पूजन होता है, जल अभिषेक किया जाता है। आइए अब जल्दी से चलते हैं आपके लगन के ऊपर, क्योंकि बातें करते करते फिर मैं भी लेट हो ही जाता हूं। सबसे पहले बात करने लगा हूं मैं मेष लगन वालों की। मेष लगन के स्वामी भी मंगल हैं, और नीच भी और वक्री भी चौथे घर में रहेंगे, जिसे भूमि, भवन, वाहन का घर, मां का घर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, माता की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मां से मतभेद हो सकते हैं। भूमि और भवन या वाहन हो, लेन देन में परेशानी आ सकती है। इसे सुख स्थान कहते हैं, रुकावट कोई ना कोई पड़ेगी। इसे हमारी चेस्ट भी कहते हैं, चौथा घर हमारी छाती का भी होता है। तो अगर कुछ भी छाती में परेशानी हो, खासकर धब्बा जिसे टीबी कहते हैं, ये मंगल के कारण हो जाती है। ये एक्सरे में पकड़ी जाती है, ऐसे नहीं पता चलेगा, या फिर मुंह के अंदर से कभी कभी ब्लड की कुछ बूंदें आना, उल्टी आना, याद रख लीजिए। चौथा घर है छाती का घर, मंगल से दुष्प्रभावित होने वाला आपका। तो आपको, क्योंकि मेष लगन है, ये अब उपाय भी साथ में बता दूं, आपको मूंगा धारण करना है, आपका शुभ ग्रह कमजोर हो रहा है। आपको हनुमान जी की भक्ति बढ़ा देनी चाहिए, हनुमान जी की प्रतिमा लाल करनी है सिंदूर के साथ, क्योंकि जब माता सीता को सिंदूर से मांग भरते हनुमान जी ने देखा तो पूछ लिया बालक के रूप में कि मां आप ये क्या कर रही हैं? तो माता सीता ने कहा कि इससे मेरे प्रभु की आयु लंबी होती है, इसलिए मैं अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूं। तो बालकवश हनुमान जी ने कहा, अगर माता के इतने से सिंदूर या इतनी सी बिंदी से प्रभु की आयु लंबी होती है, तो मैं तो फिर उनका सबसे बड़ा भक्त हूं। वो अपने पूरे शरीर को लाल करके आ गए सिंदूर से पोत कर। तो मां से पूछा, मां अगर भक्त के इस प्रेम से प्रभु की आयु लंबी हो जाए तो मुझे कुछ आशीर्वाद दो। तो सीता माता ने फिर उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बनाया था। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना, उसमें आता है असवर दीन जानकी माता, कि ऐसा वर दिया जानकी माता ने, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो बजरंगबली के पास जो इतनी शक्तियां हैं वो इस लाल सिंदूर के कारण ही हैं। तो आपको भी हनुमान जी को, जो मेष लगन के लोग हैं, मंगल की कमजोरी दूर करने के लिए लाल सिंदूर चढ़ाना चाहिए, मूंगा धारण करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। देखिए मंगल की कमजोरी दूर होगी। वृष लगन की बात करते हैं।
वृष लगन वालों के लिए मंगल तीसरे घर में वक्री भी और नीच भी। और वृष लगन होता है दैत्य श्रेणी का लगन। यहां पर मंगल आपके लिए द्वादशेष भी है, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। तीसरा घर होता है कंपेनियंस, दोस्त मित्र, जिनके साथ मिलकर हम ज्वाइंट वेंचर्स भी कर लेते हैं, कभी कभी अपनी सीक्रेट भी बता देते हैं, उन्हें राज भी बता देते हैं, अपनी कोई चीज उनके पास रख भी आते हैं। तो वृष लगन वालों के लिए एक खास हिदायत यही है कि किसी के साथ अपना सीक्रेट साझा नहीं करना चाहिए, परेशानी बढ़ सकती है। तीसरे घर में मंगल वृष लगन वालों के वक्री हो, नीच हो, कुंडली में भी खराब हो तो दोस्तों के साथ अनबन हो जाती है, मित्रों के साथ, सगे भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ परेशानी आ जाती है, कुलीग्स के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है। तो यहां पर आपके लिए मंगल शुभ ग्रह नहीं, क्रूर ग्रह है। जैसे मेष को तो मैंने बताया ना, धारण कर लीजिएगा, आप डोनेशन कर दीजिएगा तो आपको तो सिंपल वही बहुत फल जाएगा। साबुत मसूर की दाल, अभी किसी ने पूछा था कितनी दान करें, कितनी दान वाला काम एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता। क्वांटिटी आपकी अपनी इच्छा और जेब के अनुसार करें। हम तो आपको सोर्स बता सकते हैं कि ये सोर्स आपको प्लस करना है, ये माइनस। जैसे मेष वालों को प्लस करना है लेकिन वृष वालों को माइनस करना है। तो आपको मूंगा कभी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूंगा 12वें घर का स्वामी है, जेल यात्रा तक करवा देगा, हॉस्पिटल तक ले जाएगा। लेकिन आपको लाल चीजें बांटनी चाहिए, दान करनी चाहिए। अन्यथा तीसरा घर आपका खराब है। किसी के साथ सीक्रेट ना साझा करें, किसी के लिए गवाही ना दें, किसी पेपर पे साइन मत कीजिएगा गलती से एज ए गवाह, आपके ऊपर भारी पड़ेगा। मिथुन लगन की बात करते हैं। बुध का ये लगन, मंगल और बुध प्रबल शत्रु, जब भी ये मिल जाते हैं एक घर में, मंगल और बुध, राहु का जन्म हो जाता है। उस कुंडली में 2 राहु होते हैं, एक तो स्वयं राहु, एक मंगल और बुध के कारण। तो ध्यान रखिएगा, मिथुन लगन वाले और कन्या लगन वाले, इन दोनों के लिए मंगल शत्रु है। मेष और वृश्चिक वालों के लिए बुध शत्रु है। तो मिथुन लगन के लिए मंगल सेकंड हाउस में वक्री भी और नीच भी। 7 जून तक सतर्क रहिएगा। अब दूसरा घर क्या होता है, इसे सीख लीजिए। मुख का, वाणी का, कुटुंब का, परिवार का, धन का। जैसे चौथा घर मैंने बताया था छाती, तीसरा घर हमारे ये कंधे और ये पार्ट जहां से थायराइड देखा जाता है। अब दूसरा घर ये पार्ट होता है हमारा, ये मुख, वाणी, कुटुंब, परिवार, ससुराल और धन। अब दूसरे घर में मंगल नीच और वक्री हो जाए तो गाली गलौच से बचिएगा, गंदी भाषा से बचिएगा, क्रोध भरी वाणी से बचिएगा। आपकी वाणी बिगड़ी नहीं तो सारी मार्केटिंग स्किल्स खत्म हो जाएंगे, धन का लॉस हो जाएगा। अपने ही परिवार से निकाला मिल जाता है जिनके दूसरे घर में खराबी हो। बहुत सारे लोगों के दूसरे घर में मैंने केतु देखा तो उन्हें घर से निकाल देते हैं लोग, क्योंकि केतु पैर है और वो बोलते बोलते भी बहुत तेज तेज बोलकर कुछ ना कुछ गलत बोल बैठते हैं और उनकी बात पकड़ी जाती है, फिर ट्रोलिंग हो जाती है उनकी। सो दूसरे घर को बहुत ध्यान से देखा जाता है और सेकंड लॉर्ड को भी बड़े ध्यान से देखा जाता है। हालांकि मैं यहाँ सेकंड लॉर्ड की अभी बात नहीं कर रहा, आपको ये बता रहा हूं कि दूसरा घर धन, वाणी, कुटुंब, परिवार की तरफ से कोई ना कोई नुकसानकारी संदेश है। आपके लिए मंगल योगकारी शुभ नहीं है, क्रूर है। दान कीजिएगा, कभी जिंदगी में मूंगा मत पहनिएगा मिथुन लगन वाले। आइए अब कर्क लगन की बात करते हैं। अब यहां पर पेच फंसेगा, क्योंकि कर्क है चंद्रमा का लगन, मंगल है उनके पक्के दोस्त। और कर्क लगन की कुंडली के लिए मंगल ही राजयोग कारक होते हैं, क्योंकि पंचम त्रिकोण के स्वामी भी होते हैं और दशम कर्म स्थान के स्वामी भी होते हैं। अब ये नहीं मुझे पता भगवान ने कैसी व्यवस्था की है कि कर्क में जाके ही वो नीच भी हो जाते हैं। अपने ही मित्र के घर में जाकर उसी कुंडली को जिसको वो राजयोग दे सकते हैं, वहां पर ऋषि पराशर ने लिखा है कि मंगल नीच हो जाते हैं। तो बड़ी रिसर्च करता रहता हूं मैं भी, तो मैंने एक ही कारण पाया, क्योंकि कर्क जल की राशि है, जलीय राशि है, पानी की राशि है, जल की। मंगल अग्नि के ग्रह हैं, तो मंगल जैसे ही कर्क में जाए अग्नि शांत हो जाए कर्क वालों के लिए।
मैं ठंडा पड़ जाएगा। मतलब तभी तो मैंने कहा कि देव लगन वालों के लिए तो शुभ ग्रह कमजोर हो गया, ठंडा पड़ गया, और उल्टा वक्री भी हो गया और दूर भी जा रहा है ब्रह्मांड से। तो यहां पर बहुत ही ध्यान से उपाय होगा। कर्क राशि में मंगल नीच है, उस राशि को भी कमजोर नहीं कर सकते क्योंकि आपके लगन की राशि है। उस राशि से आशीर्वाद लेना है, वो चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा दादी माँ का भी ग्रह है, माँ का भी ग्रह है, बुजुर्ग औरतों का भी ग्रह है, बूढ़ी स्त्रियों का ग्रह है। इसलिए जो मैंने आपको दान बताया मंगल का, कहाँ करना चाहिए? वृद्ध आश्रम में, बुजुर्ग महिलाओं के आश्रम में, विधवा आश्रम भी है कई जगह स्पेशल, वहां पर। तो वहां पर तो जाके दान कीजिए, चरणों को स्पर्श कीजिए बुजुर्ग महिलाओं के, तो कर्क से मिल जाएगा आशीर्वाद आपको। और मूंगा धारण कीजिए, हनुमान जी की प्रतिमा को लाल लेप कीजिए, हनुमान चालीसा पाठ पढ़िए, हनुमान जी के हर तरह के मंत्र और जाप कीजिए, तब जाकर कर्क लगन वालों को कारोबार, कर्मस्थान, पंचम संतान का घर फलेगा। और लगन में ही है आपके ये सारा तमाशा कर्क वालों के। तब जाकर आपका नेम फेम यश इज्जत पर्सनैलिटी कायम रहेगी। अन्यथा 7 जून तक ये एनर्जी लो का मामला है कर्क लगन वालों के लिए। तो ये उपाय ध्यान से समझ लीजिएगा। आपका शुभ ग्रह कमजोर है, उसे तेज कीजिए वापस। मूंगा, अब बार बार मैं कह रहा हूं, मंगल हालांकि नीच है, मूंगा धारण कीजिएगा। मंगल नीच है, मैंने मूंगा पहना हुआ है, वृश्चिक लगन वाले ने लाल रंग का धागा बांधा हुआ है। बहुत लोगों को वहम है कि क्या नीच का रत्न धारण करना चाहिए, छठे घर का धारण करना चाहिए। जब आपका योग कारक हो गया, उसे आपने बल देना है। जिस राशि के कारण नीच हुआ है उसका इलाज करना है। यहां मैंने आपको चंद्र की राशि का इलाज भी बता दिया साथ में। ठीक है, चलिए आइए अब सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन सूर्यदेव का लगन है, मंगल उनके लिए मित्र होते हैं। जैसे कर्क के लिए योगकारी है, वैसे सिंह के लिए भी योगकारी है, क्योंकि सिंह लगन वालों के भाग्य स्थान के स्वामी भी मंगल है, सुख स्थान के स्वामी भी मंगल है। जितने मंगल स्ट्रांग होंगे आपकी कुंडली में, उतने ही आपके अंदर राजसी गुण बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब सूर्य का लगन है। लेकिन इस समय बृहस्पति भी वक्री है, सूर्य के ऊपर भी राहु शनि की दृष्टि है, मंगल भी नीच और वक्री है। संयोग से सिंह लगन के तीनों ग्रह डाउन चल रहे हैं। तो रेड, येलो, मैरून, ऑरेंज कलर ज्यादा से ज्यादा पहनिए। माणिक, मूंगा, पुखराज धारण कीजिए। सुबह उठें तो पहले सूर्य को जल चढ़ाएं, रात्रि समय हनुमान जी का पाठ कीजिए। पूरे दिन में बृहस्पति यानी कि विष्णु जी का मंत्र पढ़ते रहा कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तब जाकर रेड, येलो, मैरून यानी कि सूर्य, मंगल और बृहस्पति मजबूत होंगे। इन्हीं के रतन है ये मूंगा, माणिक, पुखराज। उसका लॉकेट या त्रिकोण अपने गले में डाल के रखिएगा, तब जाकर ये आपकी त्रिकोण जो सारी की सारी कमजोर है फायदा देगी। सिंह लगन वालों के लिए तो मंगल है अभी 12वें घर में, ये भी शुभ नहीं होता, क्योंकि 12वां घर होता है खर्चा, नुकसान, फालतू एक्सपेंडिचर्स, फालतू की टेंशन। मंगल वहां पर जाकर नीच और वक्री हुआ है। अब यहां आपको एक प्योर उपाय मिल रहा है, क्योंकि 12वें घर में चंद्र की राशि में जाकर नीच हो रहा है। जितना चावल, चीनी, आटा, दूध दान करेंगे, उतना ही चंद्र शांत हो जाएगा जो मंगल को नीच कर रहा है, और मूंगा धारण कर लीजिए। देखिए ये होती है उपाय की थेरेपी। नहीं तो आम बंदे ने कहना था, अरे सिंह लगन, मंगल 12वें घर में, वो भी नीच, स्टोन मत पहनना। सब गलत समझाते हैं आपको। सिंह लगन वालों को अगर अपना सुख स्थान कायम रखना है, क्योंकि चौथा घर होता है, अगर अपना भाग्य स्थान कायम रखना है, क्योंकि 9वां घर होता है, इन दोनों घरों के स्वामी मंगल हैं, चाहे कुंडली में नीच वक्री हो चाहे गोचर में, उसे और डबल मजबूत कीजिए। जाकर मां दुर्गा को लाल सिंदूर, लाल श्रृंगार चढ़ा सकते हैं तो भी मंगल मजबूत हो जाएगा। हनुमान जी को लाल वस्तुएं अर्पित करेंगे तो भी मंगल मजबूत हो जाएगा। लाल मूंगा धारण करके रखना है तो मंगल मजबूत होगा। ये जो नीच वक्री छठे 8वें घर में, ये इतने ज्यादा मिसकंसेप्ट है ना एस्ट्रोलॉजी में, लोगों को पता ही नहीं है उपाय कैसे होता है। जितना दान आप चंद्रमा का करेंगे सिंह लगन वाले, चावल, चीनी, आटा, दूध गरीबों में दान कीजिए, लंगर में, भंडारे में, मजदूरों में। स्पेशल मैंने बता दिया आपको चंद्रमा का दान कहाँ, विधवा आश्रम में,
बुजुर्ग महिलाओं में दान करेंगे तो एकदम चंद्रमा शांत होता है। क्यों? क्योंकि जिसको देंगे आशीर्वाद देगा। आप कोई लेडी आपको आशीर्वाद दे दे कि जाओ सुखी रहो, तो समझ लीजिए चंद्रमा ने तो अपना बुरापन छोड़ दिया। ये होता है, इसीलिए उसको माँ का कारक ग्रह भी कहते हैं। पर आशीर्वाद लेने की विधि तो पता होनी चाहिए ना आपको।